नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप भारत के मैदानी भागों में रहते हैं और सड़क पर कभी जा रहे हों, तो क्या कभी आपने कुछ ऐसे समुदायों को पलायन करते देखा है जो अपने साथ अपने पशुओं को ले जा रहे हों? जैसे बहुत सारी बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, गायों का झुंड। प्यारे बच्चों, इस तरीके के ये समुदाय अक्सर मौसम बदलने के साथ पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करने की वजह से इन्हें हम खानाबदोश के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपने पुरानी फिल्मों या नाटकों में जंगल के भीतरी भागों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी देखा होगा, जिन्हें अक्सर जनजातियों के नाम से जाना जाता है। और आप सभी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ हमारा घर होता है, उसे हम अपना स्थायी निवास मानते हैं। क्यों मानते हैं भला? क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, स्थायी तौर पर रहते हैं। प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से खानाबदोश लोग, जनजातीय लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ साथ एक जगह पर टिककर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये रुचिकर अध्याय। प्रिय बच्चों, पिछले कुछ अध्यायों में आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भारतीय क्षेत्रों में हुए। आपने ये भी जाना कि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से कैसे विकसित हुए। ऐसा क्यों हुआ, यह समझना बहुत ज़रूरी है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्य के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे उच्च और नीच और अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता गया। प्यारे बच्चों, इस समाज से परे एक और समाज था जिसे जनजातीय समाज के नाम से जाना जाता था। जनजातीय समाज क्या था? उपमहाद्वीप में कई ऐसे समाज थे जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातीय समाज कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। प्यारे बच्चों, खानाबदोश शब्द का अर्थ समझते हैं। भोजन, पानी और काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोगों को खानाबदोश कहा जाता था। ये जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे।
इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों का धीरे धीरे बदलाव का काम भी शुरू किया। प्रिय बच्चों, आइए अब जानते हैं जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। प्यारे बच्चों, बहुत समझने वाली बात है कि इन जनजातीय लोगों का कोई भी इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस जनजाति का नाम है खोखर जनजाति। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने के बाद लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की एक जनजाति थी। प्यारे बच्चों, गडरियों का मतलब समझते हैं आप? जो भेड़ बकरियां चराती हैं और अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और ज़्यादा ठंड की स्थिति में मैदानी इलाकों की ओर कूच कर जाते हैं। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चैर और सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चैर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वो पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय से मुगल सेनाओं ने चैर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी।
16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गौंड लोग भारी तादाद में फैले हुए थे। प्रिय बच्चों, सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें भील लोग दिखाई दे रहे हैं जो अक्सर रात को शिकार करने के लिए निकला करते थे। प्यारे बच्चों, आइए अब जानते हैं खानाबदोश लोगों के बारे में। जैसे कि अध्याय शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ खास जनजातियां जैसे बंजारे, गडरिये अपने जानवरों के साथ मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उन्हें खानाबदोश कहते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। प्रिय बच्चों, विनिमय शब्द में उलझना नहीं है। विनिमय का अर्थ है कुछ देकर दूसरी वस्तु ले लेना, अर्थात बदलाव करना। पैसे देकर सामान खरीदने से पहले भारत में वस्तु विनिमय परंपरा लागू थी। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। प्यारे बच्चों, टेलीविज़न पर बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे नाटकों में आपने बंजारा लोगों की ज़िंदगी को देखा होगा। ये लोग बैलगाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज, माल या स्वयं निर्मित किए गए लोहे के सामान की ढुलाई भी करते हैं। सैन्य अभियानों के दौरान यही बंजारा लोग मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम किया करते थे। ये पशुचारी जनजातियां मवेशी, घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव का भ्रमण किया करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे से बनी चीजें, फूस से बनी चटाई, मोटे बोरे जैसा माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। प्यारे बच्चों, आइए अब थोड़ा पढ़ते हैं बदलते समाज के बारे में कि कौन कौन सी नई जातियां और श्रेणियां समाज में बदलाव के साथ आई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज में ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल किया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज में संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक क्षत्रियों के बीच नए राजपूतों की ताकत में काफी इजाफा हुआ।
क्षत्रियों की जो विभिन्न जातियां थी उनमें हूण, चंदेल, चालुक्य प्रमुख थे। इनमें से पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। प्यारे बच्चों, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने निम्न बिंदुओं के आधार पर अनुसरण किया। उसमें पहला है, ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां धीरे धीरे जाति व्यवस्था का भाग बन गई। जनजातियों की बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में भी अपना स्थान बना पाई। और तीसरा, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती शक्तिशाली जनजातियों ने पहले ही इस्लाम को अपना लिया था, इसलिए वे जाति व्यवस्था को नकारती रही। इन क्षेत्रों में सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा बताई गई असमान सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। प्यारे बच्चों, आइए इन जनजातियों को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इन जनजातियों में सबसे प्रमुख थी गोंड। गोंड जनजाति गोंडवाना के विशाल प्रदेश में रहती थी। ये लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। और ऐसी खेती को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, ऐसी खेती को हम कहते हैं स्थानांतरीय खेती। यानी किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा या जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है और जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का कोई दूसरा टुकड़ा साफ कर लिया जाता है। और गोंड जाति इसी तरह से स्थानांतरीय कृषि पर आधारित थी। अगर गोंड जाति की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कीजिए तो गोंड जनजाति के बड़े बड़े सरदार छोटे सरदारों को अपने अधीन करने लगे थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी विशेष गोंड कुल के अधीन था। ये कुल पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे। इन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहौतों में होता था। बरहौत 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। आइए जानते हैं अहोम जाति के बारे में। अहोम लोग आधुनिक म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके वहां अपना राज्य स्थापित किया। अहोमों ने सन 1523 में चूटियों और सन 1581 में कौच हाजों के राज्य को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। सन 1662 में उन पर मुगलों ने मीर जुमला के नेतृत्व में आक्रमण किया। इसमें अहोम लोगों की हार हुई। प्यारे बच्चों, अगर अहोम राज्य की विशेषताओं की बात करें तो अहोम राज्य की विशेषताएं सामने दी गई हैं। सबसे पहली विशेषता, यह राज्य बेगार पर निर्भर था। जिन लोगों से राज्य जबरन काम लेता था उन्हें पाइक कहा जाता था। दूसरा, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से लोगों को कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया। इसके कारण अहोम कुल 2 भागों में बंट गया। पहला भाग अहोम कुल, दूसरा भाग अहोम जनजाति। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2 भागों में बंटा। पहला भाग अहोम जनजाति, दूसरा भाग अहोम कुल। अहोम कुल 2
टूट गए। प्रत्येक गांव को अपनी बारी के समय बेगार के लिए पाइक भेजने पड़ते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइक वो लोग थे जिनसे बगार ली जाती थी। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के समय सेना में अपनी सेवा अर्पित करते थे ताकि बाकी समय में उन्हें बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि अन्य कार्यों में हाथ बटाना पड़ सकता था। अहोम लोगों ने चावल की उपज के लिए नए तरीके निकाले। अगर अहोम समाज की विशेषताओं की बात करें तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था। इन कुलों को खेल कहा जाता था। अहोम समाज में दस्तकारों की जातियां बहुत कम थी। एक कुल यानी खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। ग्राम समुदाय किसानों को जमीन देते थे। इस जमीन को राजा भी ग्राम समुदाय की सहमति के बिना वापस नहीं ले सकता था। प्यारे बच्चों, अगर धर्म की बात करें तो आरंभ में अहोम जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं सदी के आरंभ में अहोम समाज पर ब्राह्मणों और मंदिरों की भूमि अनुदान में मिलने से वहां हिंदू धर्म का चलन बढ़ा। लेकिन अहोम राजाओं ने अपनी पौराणिक परंपराओं को नहीं छोड़ा। प्यारे बच्चों, अहोम समाज एक बहुत ही परिष्कृत समाज था। उसके समाज में कवियों और विद्वानों को सम्मान दिया जाता था। उन्हें समाज में भूमि दी जाती थी। उन्होंने नाट्य क्रम को प्रोत्साहित किया। संस्कृत की कई कृतियों का स्थानीय भाषाओं में भी उस दौरान अनुवाद किया गया। तो प्यारे बच्चों, आइए इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, किस जनजाति का कारवा टांडा कहलाता था? आपके विकल्प हैं चेरों का, भीलों का, बंजारों का या गोंडों का। सही विकल्प है बंजारों का। अगला प्रश्न, खोखर जनजाति भारत के किस प्रांत में रहती थी? आपके विकल्प हैं बंगाल, पंजाब, ओडिशा या महाराष्ट्र। सही विकल्प है पंजाब। अगला प्रश्न, गखर जनजाति के किस मुखिया को अकबर ने मनसबदार बनाया था? आपके विकल्प हैं नुसरत खान, अली खान, कमाल खान या फजल अली। सही विकल्प है कमाल खान। प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न, सामने दिए गई किन शासिकाओं में से एक प्रसिद्ध गोंड शासिका थी? आपके विकल्प हैं दुर्गावती, कलावती, अमरावती या प्रेमवती। प्रिय बच्चों, उस गोंड शासिका का नाम है दुर्गावती। अगला प्रश्न, बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राज मानसिंह ने चैर लोगों पर कब आक्रमण किया था? 1580 में, 1585 में, 1591 में या 1593 में? सही उत्तर है 1591 में। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि भारत में कितनी तरह की जनजातियां रहती हैं। आपने विभिन्न जनजातियों की जिंदगी के बारे में भी जाना। आपने खानाबदोश लोगों के बारे में भी जाना कि कैसी जिंदगी ये लोग यापन करते हैं।
इस अध्याय के माध्यम से आपने समाज में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें कैसे बदलाव आया और कैसे नई जातियों का उदय हुआ, ये भी आपने जाना। उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय को आपने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।